नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन में। तो हॉस्टल वार्डन का आज हमारा थ्योरी के ऊपर ही दूसरा लेक्चर है। आप सबको ध्यान में होगा कि इससे पहले कि हॉस्टल वार्डन के सिलेबस को कवर कैसे करना है, और दूसरा मैं ये भी बता चुकी हूँ कि थ्योरी और सिलेबस कहाँ कहाँ से आप कवर कर सकते हैं, और यहाँ पर मैंने बुक्स के बारे में भी डिस्कशन की है। तो अगर आप मेरे द्वारा करवाए गए लेक्चर्स को बहुत ध्यान से पढ़ लेते हैं तो इतना काफ़ी रहेगा आपके लिए हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। बाकी जनरल पेपर की पूरी तैयारी भी मैं यहाँ पर करवा रही हूँ। वीडियो की बेहतर क्वालिटी के लिए और समय की बचत के लिए आप इसको 1.5x पे करके देखेंगे तो बेहतर होगा। दूसरा, इसका PDF कहाँ से मिलेगा? बीट द कंपटीशन टेलीग्राम चैनल, इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से जाकर के डायरेक्टली आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो का एक्सप्लेनेशन और भाषा दोनों बाइलिंगुअल हैं, तो दोनों भाषाओं में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो टॉपिक आप स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं। हर बार की तरह हम टॉपिक में जानने वाले हैं कि इसकी नीड क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, और ये एक हॉस्टल वार्डन के लिए क्यों आवश्यक है। हॉस्टल वार्डन की अगर हम बात करें तो वार्डन का काम क्या होता है कि जितने भी बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं उन सब के ऊपर न सिर्फ चेक रखना बल्कि वो हर एक काम करना जैसे जिसकी वजह से उनके प्रतिदिन के दैनिक कार्यक्रमों में रोज़ सुधार हो सके और वो अपनी लाइफ से रोज़ कुछ न कुछ सीख करके जाएं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा हैंडलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पॉक्सो के ऊपर मैं ऑलरेडी पहले भी बात कर चुकी हूँ, तो वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी बीट द कंपटीशन यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखते हैं बड़ी संख्या में छात्रों को संभालना। तो भाई बड़ी सारे छात्र हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, उसको आप कैसे संभालेंगे जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। बहुत सारे क्राउड को संभालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि कैसे आप उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कैसे आप उनके साथ संचार कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो संचार कैसे होगा? दोनों तरफ से होगा, वही सफल संचार या कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी ए क्या कह रहा है ये बी को पता होना चाहिए, बी क्या कह रहा है ये सी को पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन अब मास कम्युनिकेशन भी होता है, 2 वे कम्युनिकेशन भी होता है, 1 वे कम्युनिकेशन भी होता है, जैसा कि आप सबने पढ़ा भी होगा। तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है कि मेंटेन करना क्या है, क्लियर कम्युनिकेशन चैनल्स को। ये नहीं है कि यहाँ पर जो है कि रूम नंबर 23 का बच्चा कुछ और कह रहा है, रूम नंबर 21 का बच्चा कुछ और कह रहा है, 19 का कुछ और कह रहा है और वार्डन को वो पता नहीं है। उसके लिए कैसे आप संभव कर पाएंगे कम्युनिकेशन चैनल्स क्लियर हों? तो नोटिस बोर्ड बनाएंगे, ईमेल फॉर्म करेंगे, मैसेज ऐप्स बनाएंगे, रेगुलर आपकी मीटिंग होगी, वहाँ के जो भी सफाई कर्मी हैं या फिर जो लोग भी मेंटेनेंस करते हैं, शेड्यूल्स आप बनाएंगे, अपडेट देते रहेंगे बच्चों को नोटिस बोर्ड्स के थ्रू या फिर कह करके या माइक्स के थ्रू या फिर जा कर भी बता सकते हैं। दूसरा, आप डेवलप करेंगे क्या सिस्टम को फॉर सबमिटिंग एंड रिसीविंग द रिक्वेस्ट। होता है ना कि जैसे कि मेरे रूम में बेड साफ़ नहीं है, मेरे रूम में बेड खाली नहीं है, या फिर सैनिटाइजेशन का जो सिस्टम है वो सही नहीं है, वॉशरूम क्लीन नहीं है, तो वहाँ पर आप एक ऐसा सिस्टम बना पाएंगे कि भाई अगर यहाँ पर 5000 बच्चे भी हॉस्टल में रह रहे हैं तो एक सिंगल प्लेस पे जा कर के वो मैसेजेस को जो है रिक्वेस्ट को डाल सकें और अपने जवाबों को रिसीव कर सकें, है ना। कंप्लेंट्स एंड फीडबैक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तीसरा यहाँ पर पॉइंट है कि यूटिलाइज कर पाएँ किसको, टेक्नोलॉजी को, और स्ट्रीमलाइन कर पाएँ कम्युनिकेशन एंड कीप एवरीवन इन्फॉर्म्ड। यूटिलाइज क्या करना है टेक्नोलॉजी का, जैसे आपके फ़ोन में, आपके हाथ में फ़ोन है, आपका ईमेल है, आपका ऐप है, ये क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी ही है। ईमेल के द्वारा आपको जानकारी मिल रही है, ग्रुप के माध्यम से आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जानकारी मिल रही है। तो ये क्या एक स्ट्रीमलाइन का काम करता है, पाइपलाइन का काम करता है, जो कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम की तरफ जा करके ये जानकारी देता है। जैसे हॉस्टल वार्डन ने ग्रुप बना दिया, बच्चों को ऐड कर दिया सेक्शन वाइज, तो वहाँ पर भी जाकर के वो अपनी बातों को रख सकता है। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि स्टूडेंट रिकॉर्ड्स एंड डेटा मैनेजमेंट, जो बहुत बड़ा काम है, बहुत सारी जो है बच्चों को हैंडल करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करें। ठीक है, कि स्टूडेंट कहाँ से हैं, उनका जो है किस प्लेस से हैं, उनका ब्लड ग्रुप कैसा है, वो किस तरीके से काम करते हैं, ये सारी चीज़ें वो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, किस रूम नंबर से हैं, किस क्लास से हैं, किस सेक्शन से हैं, ये सारी चीज़ें, जिस फ्लोर से आते हैं, ठीक है, उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, एक आईडी कार्ड होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और डेटा मैनेजमेंट जो कि मैंने बात कर ली यहाँ पर, तो ई स्टूडेंट इंक्लूडिंग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है, डाइटरी उसकी जो प्रेफरेंसेस कौन कौन सी है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है,
ठीक है, या फिर कैसा वो खाता है खाना, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स ये भी ध्यान में रखेंगे, पेरेंट्स का, गार्जियन का एक का कॉन्टैक्ट यहाँ पर होना चाहिए कि किसी भी इमरजेंसी के टाइम पर वार्डन फ़ोन करके जो है समस्याओं को बता पाएँ। दूसरा यहाँ पर स्टूडेंट रिकॉर्ड एंड डेटा मैनेजमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि डिजिटल टूल्स को यूज़ करना है। डिजिटल टूल कौन से हैं आपके? ईमेल, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें, ठीक है, जहाँ पर डेटाबेस को स्टोर करना है। एक यहाँ पर जैसे अकाउंटेंट बनाते हैं ना कि आपका कोई चीज़ एक खाता बन जाता है, बिल्कुल वैसे कि ए बच्चा किस सेक्शन में है, किस क्लास से है, क्या मेडिकल हिस्ट्री है, क्या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, क्या मेडिकल हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें। तो ये आप काफ़ी हद तक ध्यान में रखेंगे डेटा जो है कुशलतापूर्वक संग्रहित करने के लिए। आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन एंड बिहेवियर मैनेजमेंट। बहुत बड़ा मुश्किल काम है ये कि भाई जहाँ 5000 4000 बच्चे रह रहे हैं, सब में अनुशासन को बनाए रखना और बिहेवियर को मैनेजमेंट करना एक मुश्किल काम है, लेकिन हॉस्टल वार्डन की शायद यही खूबी होती है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम भी बहुत आसानी से वो कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे डिसिप्लिन और बिहेवियर मैनेजमेंट के लिए? एस्टेब्लिश करेंगे क्लियर रूल्स को, एक्सपेक्टेशन फॉर स्टूडेंट्स बिहेवियर विद इन द हॉस्टल प्रेमाइस, कि जो भी उस प्रेमाइस में रह रहे हैं, बाड़ के अंदर जो भी बच्चे रह रहे हैं, हॉस्टल के दीवारों के अंदर जो बच्चे रह रहे हैं, उनसे क्लियर रूल्स जो है फॉलो करने की उम्मीद रखें। दूसरा जो है लागू करें सिस्टम को, यानी जो बच्चे बेहतर काम कर रहे हैं, जिनको कि यहाँ पर जूनियर, सीनियर या सेक्रेटेरिएट का ओहदा दिया गया है, होता है ना कि एक फ्लोर पर हमने एक बच्चे को लीडर बना दिया, ये सारी चीज़ें उनको हम रिवॉर्ड भी दें। और जो बच्चे पॉजिटिव बिहेवियर करते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, लड़ाई झगड़े को रिजॉल्व करवाते हैं, उस तरीके से उनको जो है रिवॉर्ड भी दें, जिससे कि उनका मोटिवेशन लेवल बढ़े। तीसरा कह रहा है कि एड्रेस करें डिसिप्लिनरी इश्यूज़ को, है ना, कि जो भी समस्याएं अनुशासन को फॉलो करने के टाइम पे आ रही हैं उनको सॉल्व करें। और साथ में यहाँ पर कंड्यूसिव इन्वायरमेंट का मतलब होता है एक कुशल और साथ में एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट बच्चों को प्रोवाइड करना, जहाँ पर बच्चे सेफ, सुरक्षित और अपनी बातों को रखने वाला इन्वायरमेंट बना पाएँ। पॉइंट नंबर 4 को देखेंगे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज़। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी कितनी इंश्योर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हॉस्टल वार्डन जिस प्रमाइस में रहते हैं वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी को और सेफ्टी को प्रॉपर एक्सेस किया जाए, कि गेट प्रॉपर बंद होते हैं कि नहीं, 10 बजे के बाद बच्चे आ रहे हैं, 11 बजे के बाद बच्चे आ रहे हैं, अगर बच्चे वहाँ पर किसी अदर हॉस्टल के आते हैं तो कहाँ से आ रहे हैं, या अगर कोई पेरेंट्स आता है किसी से मिलने तो वो दरअसल उसका पेरेंट्स है, गार्जियन है, भाई बहन है, क्या है। सर्विलेंस सिस्टम को लगा करके रखे, सीसीटीवी फुटेज, कैमरा, ताकि कोई भी ऐसे काम ना हो पाए जिसकी उम्मीद ना हो, और अगर होता भी है तो उसको पूरी तरीके से रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी हो। कंडक्ट करें रेगुलर फायर ड्रिल्स को। आपने देखा होगा कि गैस जो है ऑक्सीजन सिलेंडर्स लगे रहते हैं, इमरजेंसी जो है इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स लगे होते हैं, और बच्चों को प्रॉपरली उसको यूज़ करना आना चाहिए, और स्टाफ्स भी हमेशा अवेलेबल होना चाहिए उसको यूज़ करने के लिए जब भी आवश्यकता हो। प्रोवाइड करें ट्रेनिंग बच्चों को ताकि पर्सनल सेफ्टी होता है ना, आजकल चल रहा है जैसे मॉक ड्रिल होता है, ठीक है, कि बच्चे को सिखाया जाता है कि खुद की सेफ्टी कैसे करनी है। साइबर सेफ्टी, फायर सेफ्टी और अदर रेलिवेंट टॉपिक्स के ऊपर भी बात करनी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। आगे हम बात करेंगे हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में, यानी कोऑर्डिनेट विद द स्कूल्स, ठीक है। क्यों इम्पॉर्टेंट है हेल्थ एंड वेलबींग? ताकि हम कहते हैं ना कि बच्चों के पढ़ने के लिए स्वस्थ दिमाग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोऑर्डिनेट करना है विद द स्कूल्स, मेडिकल टीम के साथ। आप सबको पता है कि भाई स्कूलों में काउंसलर्स के साथ साथ आजकल एक डॉक्टर की टीम भी बैठती है, जो बच्चों के दांतों का, जो डेंटिस्ट होते हैं, रेगुलर चेकअप होता है, किसी बच्चे को चक्कर आ गया, ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए आई चेकअप होता है, मेडिकल नीड्स जो वहाँ पर उनके मिल पाएँ, शेड्यूल कर पाए रेगुलर हेल्थ चेकअप। ये ना हो कि बच्चे को कोई समस्या आ रही है और उसको वो देख ना पाएँ, वैक्सीनेशन लगी है कि नहीं, बच्चों को ये प्रॉपर चेक कर पाएँ, मॉनिटर कर पाएँ स्टूडेंट्स को, उनके मेंटल हेल्थ को, इमोशनल वेलबींग को प्रोवाइड कर पाएँ, अप्रोप्रिएट सपोर्ट और काउंसलिंग व्हेन दे नीडेड, ठीक है। कि कोई अगर भावुकता और कोई अगर मानसिक समस्या से बच्चा जूझ रहा है तो उसकी समाप्ति कर पाएँ। छठा है यहाँ पर एकेडमिक सपोर्ट। एकेडमिक सपोर्ट से हमारा मतलब है पढ़ाई लिखाई, ये सारी चीज़ें। तो जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है आपका स्टडी आवर्स, जो बच्चों को दिया जाता है। 7 से 8 घंटे बच्चे स्कूल में बिताते हैं। वो इन्वायरमेंट काफ़ी सपोर्टिव और काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बच्चे वहाँ पर फोकस करें स्टडी के ऊपर, उनको ट्रैप नहीं फील होना चाहिए कि कहाँ फंस गए आकर के। ऑफर करें ट्यूटोरिंग और एकेडमिक असिस्टेंस को, अगर बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस की आवश्यकता है तो वो उनको दें। कोलैबोरेट करें टीचर्स के साथ, मान लो कोई क्लास इंचार्ज है तो वार्डन को पता हो कि भाई किस फलानी क्लास में XYZ में कौन सा बच्चा ऐसा है जो कि एवरेज है, बिलो एवरेज है, एक्सीलेंट है,
स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे, लीडरशिप में बहुत अच्छा है, ये सारी चीज़ें। तो प्रोग्रेस एंड एड्रेस एनी इश्यूज़, ताकि वहाँ पर बड़ी आसानी से टीचर और वार्डन मिलकर के साथ में कोलिब्रेट करके इश्यूज़ को एड्रेस कर पाएँ जो समस्याएं बच्चे फेस कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 7 को देखेंगे, रिक्रिएशन एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। रिक्रिएशन क्या है कि जो पहले से है उसको दोबारा से बेहतर बनाना। एक्स्ट्रा करिकुलर क्या है? करिकुलर एक्टिविटीज़ मतलब ये है कि भाई जो आपके पाठ्यक्रम से जुड़ी हैं। एक्स्ट्रा क्या है? जो आपकी एक्टिविटी को, होलिस्टिक डेवलपमेंट को बेहतर बनाती हैं। हो सकता है कि क्लासेस में बैठे कोई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं लेकिन पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं है। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में, क्विज में, कंप्यूटर में, वॉलीबॉल में, क्रिकेट में बेहतर हैं। प्लान करें आप आउटिंग्स का, ये ना हो कि बच्चे जो है 4 महीने से स्कूलों में ही पड़े हुए हैं, क्योंकि हॉस्टल की लाइफ है तो बच्चों को आउटिंग कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स इवेंट्स होते रहें स्कूल्स के अंदर बार बार, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या उनको जो है चीज़ों को पढ़ने और जानने में ना हो, जो कि आप ध्यान में रखेंगे। कल्चरल प्रोग्राम जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, कोई यहाँ पर फेयरवेल हो रही है, इंगेजिंग करें बच्चों को एक्टिविटीज़ के साथ कि आज यहाँ पर डिबेट होगा, आज यहाँ पर स्पोर्ट्स होगा। ये सारी चीज़ें कि आपको आना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इंगेज करने के लिए, ताकि उनकी एनर्जी सही तरीके से काम कर पाए। क्राइसिस मैनेजमेंट, कोई समस्या आ रही है, उस मान लो अचानक से आ गई, तो उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? डेवलप करेंगे सबसे ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव क्राइसिस मैनेजमेंट को। व्यापक संकट प्रबंधन योजना विकसित करें जो कि चिकित्सक आपात यानी कि कवर करे वेरियस सिनेरियोज को, इंक्लूडिंग मेडिकल इमरजेंसी। जैसे मान लो कोविड का ये दौर आया था, तो बच्चे जो हॉस्टल में हैं उनको 2 दिन पहले नोटिस दिया गया कि आप अपने घरों को जा सकते हैं। अब इस 2 दिन में 5000 बच्चों को जो है डिस्पर्स करना एक बहुत बड़ा काम है। ऐसे में मैनेजमेंट्स का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेचुरल डिजास्टर्स और सिक्योरिटी जो आपकी इंसिडेंट्स हैं उसको ध्यान में रखना। कंडक्ट करना ड्रिल्स को, ताकि बच्चे प्रिपेयर रहें। मान लो कोई ऐसा हॉस्टल है जो कोई कोस्टल रीजन्स के पास है, तूफान आता है, भूकंप आता है, अचानक से सुनामी आ जाती है ना, कोई दिक्कत आ जाती है, वैसे में बच्चे प्रिपेयर रहें हमेशा, है ना, डिफरेंट क्राइसिस एंड सिचुएशंस के लिए। स्टाफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर सिर्फ वार्डन की जिम्मेदारी नहीं है बच्चों को सिर्फ हैंडल करना, टैकल करना। हमने इससे पहले क्लास टीचर्स के कॉपरेशन के बारे में भी डिस्कस किया, तो स्टाफ की ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंश्योर कर पाएँ कि हॉस्टल स्टाफ, ये वाला स्टाफ नहीं, टीचर स्टाफ है ना, ये वाला स्टाफ है जो हमारे हॉस्टल के अंदर सफाई कर्मी हैं, जो खाना पहुँचाने का काम करते हैं या फिर जो सफाई का ध्यान रखते हैं, ये जो गार्डन का मेंटेनेंस रखते हैं, ये सारी चीज़ें, तो वो वेल ट्रेंड हो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से काफ़ी हद तक अवेयर हो। ये नहीं कि हाइजीन के बारे में पता नहीं, वॉशरूम एक हफ्ते बाद क्लीन किया जा रहा है ना, तो ऐसे माहौल में बच्चों का कितना विकास हो सकता है ये आपको भी पता है। प्रोवाइड हो रेगुलर प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एनहांस देयर स्किल एंड नॉलेज, और उनको हर बार इस तरीके का जो है नॉलेजेबल चीज़ें प्रोवाइड किए जाएँ, ट्रेनिंग दी जाए, जैसे गार्डन्स को क्लीन करना, सुंदर बनाना, अच्छे कोट्स लगाना, ताकि बच्चों का जो छवि है, कैरेक्टराइजेशन है, वो बेहतर हो पाए। पॉइंट नंबर 10 कह रहा है कि पेरेंट एंगेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि पेरेंट्स ने 3 महीने तक बच्चों से कोई मुलाकात ही नहीं की, उनसे कभी फीडबैक मांगा ही नहीं वार्डन से, या कभी स्कूल तक आए ही नहीं देखने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेंटेन करना है आपको ओपन एंड रेगुलर कम्युनिकेशन, रेगुलर हो, यानी कि पेरेंट्स एटलीस्ट हर 2 दिन में एक बार अपने वार्डन से पूछें कि उनका बच्चे का डिसिप्लिन कैसा है, वो शरारती तो नहीं है, उसका ग्रुप कैसा है, कैसी उसकी कम्युनिटी है, इसके बारे में जानना, गाइडेंस लेते रहना, अप्रोच करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? चाइल्ड प्रोग्रेस के लिए और वेलबींग के लिए, ताकि बच्चे जो हैं इस चीज़ से थोड़ा सा जो है प्रेशर फील करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टीनेजर एजेस में, कि पॉजिटिव प्रेशर की मैं बात कर रही हूँ, कि उनको ये पता हो कि अगर कोई गलती, कोई परेशानी होती भी है तो यहाँ पर पेरेंट्स हमेशा अवेलेबल हैं। ऑर्गेनाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स टीचर मीटिंग को, जिसको हम PTM के नाम से जानते हैं, हर महीने होती है स्कूलों में। तो वहाँ पर पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में जो है एजुकेशनल जर्नी, कैसा हमारा बच्चा ट्रेवल कर रहा है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। पॉइंट नंबर 11, डेलीगेशन एंड टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाउ वी कैन मैनेज डेलीगेशन, किसी मसले को बहुत ही प्यार से सुलझाना, समझाना, जैसे कोई साइबर क्राइम हो रहा है तो उसको रोकना। टीम वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लो भाई 15 दिन तक गार्डन की सफाई करनी है, टीम वर्क भी हो जाएगा, बच्चों की एक्टिविटी भी हो जाएगी। वैसे में टीम को डिवाइड करना, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो टीम वर्क है, वॉलीबॉल है तो टीम वर्क है, कोई कल्चरल प्रोग्राम है, टीम वर्क है। डिवाइड करना है जिम्मेदारियों को हॉस्टल स्टाफ के साथ और इंश्योर करना है एफिशिएंट मैनेजमेंट को, यानी कि जो हमारा मैनेजमेंट है काफ़ी बेहतर है। फोस्टर अ कल्चर ऑफ अ टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन टू क्रिएट अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट, बहुत ज़रूरी हो जाएगा
क्या करना है, कल्चर और टीम वर्क और कोलैबोरेशन को साथ में क्रिएटिव तरीके से सपोर्टिव इन्वायरमेंट देना है, जो हम बार बार कह रहे हैं, कंडीसिव इन्वायरमेंट। ठीक है, आगे हम रूल नंबर 12 की बात करेंगे। कहेंगे क्लियर रूल्स और एक्सपेक्टेशंस जो भी हमारे पास हैं एस्टेब्लिश करना है यहाँ पर, ताकि बच्चों को क्लियर तरीके से हम कंसाइज पर कर पाएँ कि उनका बिहेवियर कैसा है, नॉइस लेवल कैसा है। ऐसा तो नहीं कि 12 बजे रात के बाद से यहाँ पर खूब तेज़ी से फ़ोन और यहाँ पर बाकी चीज़ों में म्यूज़िक बजाया जा रहा है। कर्फ्यू एंड अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हॉस्टल लाइफ। कम्युनिकेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूल्स टू ऑल द स्टूडेंट्स, सबको पता हो। ये नहीं है कि कोई भेदभाव है कि ये हॉस्टल वार्डन का बेटा है तो इसके साथ तो रूल्स अप्लाई होते नहीं हैं। अंडरस्टैंड करने एक्सपेक्टेशंस को। रेगुलर कम्युनिकेशन जो हमने बात की अभी अभी कि वार्डन के बीच में, टीचर के बीच में और पेरेंट्स के बीच में एक पर्टिकुलर बच्चे को लेकर के कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। पॉइंट नंबर 13, इसका हिंदी में भी आगे स्लाइड मिल जाएगी तो आप देख पाएंगे। तो पॉइंट नंबर 13 ये कह रहा है, जिसको हमने दो भागों में बांटा है। पहला है कि स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेजिग्नेट अ टीम ऑफ अ रेजिडेंट एडवाइजर, जिसे हम RAS के नाम से जानते हैं। प्रोवाइड करना है किसका सपोर्ट, एक असिस्टेंट देना है बच्चे को। वो सपोर्ट कोई भी हो सकता है, ब्रिज का काम करता है दोनों के बीच में, है ना, रेजिडेंट एडवाइजर्स के तौर पर, जहाँ पर इंडिविजुअल का जो भी कंसर्न है उसको समझते हुए उसको सपोर्ट करना। मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो कि मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, फिजिकल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, बीमारी रहता है हमेशा, वैसे में RAS यहाँ पर काफ़ी अच्छे रोल प्ले करते हैं। एक यहाँ पर हमने कहा ब्रिज का काम करते हैं ये हॉस्टल वार्डन और टीचर्स मिल करके। इमरजेंसी प्रोटोकॉल, हमने कहा कि ड्रिलिंग सिखानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मॉक ड्रिल से इसके बारे में बात करते हैं, कोई इमरजेंसी आती है तो बच्चे कैसे हैंडल करेंगे। प्लेस फॉर सिचुएशंस, मेडिकल इमरजेंसी है, नेचुरल डिजास्टर है, सिक्योरिटी इश्यूज है, ये सारी चीज़ें जो है प्रोटोकॉल्स के अंडर आती हैं। ठीक है, ये हिंदी में भी आप देख पाएंगे। छात्र सहायक प्रणाली और आपातकाल प्रोटोकॉल। पॉइंट नंबर 14 ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी मेजर्स और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटी मेजर्स कि आपको पता हो कि यहाँ पर सेफ हैं बच्चे, ठीक है, ये इंश्योर करना। कंट्रोल हो सिस्टम, ऐसा नहीं है कि दो ग्रुप आपस में ही लड़ पड़े, वार्डन को पता ही नहीं है। सर्विलेंस कैमरा, CCTV फुटेज का होना। रेगुलर सिक्योरिटी चेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन हॉस्टल में आता है, कौन जाता है, कौन सा यहाँ पर सफाई कर्मी है, कौन सा सफाई कर्मी यहाँ पर बाकी काम करता है, कौन वार्डन यहाँ पर खाना बना रहा है, खाना कैसा आता है, ये सारी चीज़ें। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लो एक्चुअली होता क्या है कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है टीनेजर और हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा तेज़ी से होते हैं, तो उसको जो है कंट्रोल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें लड़ाई झगड़ा और बहुत सारी ऐसी मॉरल या कह सकते हैं कि जो कई चीज़ें ऐसी जो मोरालिटी से जुड़ी हुई नहीं है, कोई चीज़ें हैं जो कैरेक्टर से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। ऐसे में कोई अगर यहाँ पर प्रॉब्लम समस्या आती है, कन्फ्लिक्ट होता है दो ग्रुप्स के बीच में, तो उसको सुलझाना, उनको प्रिपेयर करना, समझाना और दोबारा ऐसा ना हो इसके ऊपर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि काफ़ी इमीडिएट जो है सीरियस इश्यूज़ में कई बार कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो उससे बचना है। पॉइंट नंबर 15 कह रहे हैं कि वेलनेस प्रोग्राम चलाइए जहाँ पर बच्चे वेलबींग के बारे में जान पाए, मेंटल हेल्थ क्या है, इमोशनल वेलबींग क्या है, फिजिकल हेल्थ बींग क्या है, क्योंकि ये जो उनके 7-8 साल होते हैं उसमें बच्चे काफ़ी हद तक अपने जो है खुद के ऊपर काम करते हैं। स्ट्रेसफुल लाइफ से दूर जो है रखना है उनको, प्रोवाइड करना है रिलैक्सेशन, सेल्फ केयर, रोज़ ब्रश करना, हाथ धोना, यूनिफॉर्म साफ़ सुथरी पहनना, बूट्स को पॉलिश करना, ये सारे जो रेगुलर काम है जो बच्चों को उनके ज़िंदगी से जो है कुछ सिखाने का काम करता है। कल्चरल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ क्या हैं, अगेन सांस्कृतिक और मनोरंजन गतिविधियाँ। 15 अगस्त है, कोई यहाँ पर जो है कोई फंक्शन हो रहा है, कोई यहाँ पर स्कूल का जो है पूरा सालगिरह मनाया जा रहा है, किसी का जन्मदिन है, कोई वर्कशॉप चल रही है, कोई यहाँ पर टीचर पेरेंट्स मीटिंग चल रही है, उस कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर बच्चों को जोड़ना बड़ा ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। हेल्थ एंड हाइजीन क्या है, अगेन हेल्थ और हाइजीन के ऊपर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉशरूम साफ़ है नहीं, खाना जो आ रहा है वो साफ़ है कि नहीं, बर्तन साफ़ है कि नहीं है, ठीक है, बच्चे जो कपड़े पहनते हैं कि वो साफ़ सुथरे धुल रहे हैं कि नहीं धुल रहे हैं, ये सारी चीज़ें। अपॉइंटमेंट करना स्टूडेंट एंड लीडर्स को, जो काफ़ी ज़रूरी है, जो कि सीनियर क्लास के बच्चे करते हैं कि आपने 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में से एक बच्चे को लीडर अपॉइंट कर दिया और जो कि बाकी चीज़ों को रिजॉल्व कर रहा है। ऐसे में न सिर्फ बच्चे के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आती है बल्कि वो एड्रेस भी कर पाता है कंसर्न प्रॉब्लम्स को, क्योंकि अपनी एज के बच्चे हैं, तो वैसे में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। पॉइंट नंबर 17 कह रहे हैं कि फीडबैक एंड मैकेनिज्म और टाइम मैनेजमेंट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ज़रूरी भी है। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, हमने कहा ना कि हम एक ऐसा यहाँ पर ग्रुप बनाएं जिसमें बच्चे अपने फीडबैक को डाल पाएँ और यहाँ पर जो वार्डन है वो रिसीव कर पाए उनके फीडबैक को और दोबारा से उनको सोल्यूशन दे पाए।
तो हमने कहा कि यहाँ पर कंसर्न जो सजेशन है, ग्रीवेंसेस है, उसके ऊपर काम करना और ऐसा इम्प्रूवमेंट करना है स्टूडेंट कम्युनिटी एंड मेक इम्प्रूवमेंट्स अकॉर्डिंगली, कि जो भी बच्चों की यहाँ पर नीड है, फीडबैक है, उसमें सुधार करना। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 11 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर कोई नहीं जाएगा, ठीक है। 5 बजे आपको उठना ही उठना है, प्लेग्राउंड में जाना ही जाना है। टाइम पर क्लास में क्यों नहीं पहुंचे आप उसको चेक करना, उनकी नीड क्या, पर्सनल टाइम एसेंशियल कहाँ पर इन्वेस्ट किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 18 कह रहा है कि ट्रेनिंग फॉर स्टाफ। हमने फिर से कहा कि भाई जो सफाई कर्मी आ रहे हैं या फिर जो वहाँ पर काम हो रहे हैं, उनके रोल्स को और जिम्मेदारियों को चेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि भाई यहाँ पर एक हफ्ते से इलेक्ट्रिसिटी का काम ही चल रहा है, 10 दिन से पेंट का ही काम चल रहा है, अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ है। तो उस पर ट्रेंड स्टाफ का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन क्या है, इंसिडेंट कोई हुआ कि नहीं, इंटरेक्शन किस किस से होता है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, मेडिकल हिस्ट्री कैसी है, उसका एकेडमिक कैसा है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है कि नहीं हो, पेपर में क्वालिफाई कैसा करता है, मार्क्स कैसे आते हैं, या फिर एफिस में वो कैसा यहाँ पर परफॉर्म कर पा रहा है, टेस्ट में नंबर कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें। पॉइंट नंबर 9 कहता है अडेप्टेबिलिटी, यानी एक्सेप्टेंस, अनुकूलनशीलता। बी फ्लेक्सिबल, यानी कि आप बच्चे को बदल नहीं सकते, आप इम्प्रूव कर सकते हैं किसी चीज़ को। तो हर बैच में बच्चा जब भी आता है यूनिक ही रहता है ना। कोई बच्चा यहाँ पर T26 से शिफ्ट होकर के T27 में जा रहा है, तो जब बच्चे एक क्लास से दूसरी क्लास में शिफ्ट होंगे तो वहाँ पे वार्डन का काम है बच्चों की स्ट्रैटेजीज को बेहतर बनाना, नीड्स को देखना, प्रेफरेंसेस को देखना, ताकि बच्चे जो है उस इन्वायरमेंट में खुद को काफ़ी अनुकूल महसूस करें, ये ना लगे कि उनको कहाँ जंगल में आ गए हैं, ठीक है। मेंटेन क्या करना है, पॉजिटिव एंड केयरिंग एटमॉस्फेयर को, ठीक है। आपका पीयर ग्रुप अच्छा हो, आपका करियर अच्छा हो, आपके टीचर्स अच्छे हों, ये सारी चीज़ें, ठीक है। डेवलपमेंट कर पाए स्टूडेंट्स के अंदर, इम्प्लीमेंट कर पाए स्ट्रैटेजीज़ को, ठीक है। सफाई को लेकर के, खेल कूद को लेकर के इफेक्टिवली मैनेज कर पाएँ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट टेक टाइम, बीइंग अप्रोचेबल, फेयर एंड कंपनसेट कर पाएँ, ठीक है। मेक अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ द स्टूडेंट अंडर योर केयर। और हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी मैंने शुरू में कहा कि बहुत मुश्किल है, पर वो काफ़ी बेहतर कर ले जाते हैं। उसके ऊपर बहुत सारी स्ट्रैटेजीज काम कर पाती हैं। उनका अप्रोच कैसा है, कंपनसेट कैसे करते हैं अपनी चीज़ों को लेकर के, वो इम्पैक्ट बहुत डालता है स्टूडेंट्स के लाइफ पे, क्योंकि 7-8 साल ये हमारी ज़िंदगी के ऐसे होते हैं जहाँ पर बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ नया, रोज़ घंटे, हर मिनट कुछ नया नया सीख करके आते हैं। ऐसे में सही दिशा देना बच्चों के लिए बहुत काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स को, एज अ टीचर भी, एज अ काउंसलर भी, एज अ डॉक्टर भी और एज अ हॉस्टल वार्डन भी। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। और ये इंपॉर्टेंट लिंक्स है जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, यूट्यूब लिंक के ऊपर जाकर के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर, और शेयर भी कर दीजिए, जहाँ पर आप बाकी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट भी देख पाएंगे, ये हमारे से जुड़ी हुई। और ये है आपका टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको हॉस्टल वार्डन की PDF भी मिल जाएगी। और अब तक जितना मैं यहाँ पर आपको लेक्चर्स करवा चुकी हूँ, सारी चीज़ें TGT की, PGT की, जनरल जो हमारा पेपर है कंप्लीट वो चल रहा है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ठीक है, GS, ये जो कुछ भी हम यहाँ पर करवा रहे हैं सबकी PDF आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल जाएगी। हमेशा की तरह आपके सजेशंस ऑलवेज वेलकम हैं। आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम आपके डेवलपमेंट में एक अहम रोल प्ले कर पाएँ, आपके पेपर को क्वालिफाई करने में भी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ मज़ेदार कंटेंट के साथ, तब तक बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एवरीवन।